नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय आरएन के में आपका स्वागत है। सुबह के 11 बजे थे। 75 वर्षीय सविता जी 2 रोटियां और चाय लेकर अभी बैठी ही थी कि उनकी पड़ोसन आ गई। कैसी तबीयत है सविता बहन? तो सविता जी बोली, तबीयत का क्या है बहन, अब तो उम्र ही ऐसी है। जब तक जिंदगी है बीमारियां तो साए की तरह चिपकी ही रहेंगी। तो सविता शहर में अपने बेटे बहू के पास क्यों नहीं चली जाती? भला पूरा परिवार छोड़कर यहाँ अकेले रहने में क्या मजा है? तेरा बेटा तो अफसर है, खूब ठाठ से रखेगा तुझे। अरे बहन, गांव में मुझे कोई कष्ट थोड़ी है। सुबह सुबह 4 रोटियां सेक कर रख देती हूँ, सारा दिन आराम से कट जाता है। कोई सरदर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस एक ही उलझन है कि बैठे बैठे ये पहाड़ सा दिन कटने को नहीं आता। बैठे बैठे थक जाती हूँ तो लेट जाती हूँ, दिन भर यही सब चलता रहता है। फिर पड़ोसन सहानुभूति जताते हुए सविता जी के साथ खाट पर बैठ गई और बोली, हाँ सविता, जीवन की सबसे बड़ी उलझन तो यही है। जवानी में इंसान के पास काम इतना होता है कि वक्त नहीं मिलता, और बुढ़ापे में काम कुछ होता नहीं, वक्त ही वक्त रह जाता है। बेटा बहू अपने दुनिया में रम जाते हैं और बूढ़े माँ बाप बैठकर बस मौत का इंतजार किया करते हैं। और उनमें से अगर एक भगवान को प्यारा हो जाए तो दूसरे का जीवन तो नर्क के समान हो जाता है। अब देख, जब से कैलाश भाई साहब गुजरे हैं, तेरे चेहरे की हंसी तो कहीं गायब ही हो गई है। ज्यादा नहीं तो कुछ दिन के लिए बेटे के घर घूम आओ, तेरा मन बदल जाएगा। हाँ बहन, सोचती तो मैं भी हूँ। कल विशाल का फोन आया था, बता रहा था कि अगले हफ्ते आएगा। जब आएगा तो उसे कहूंगी कि मुझे भी अपने साथ ही ले चल, कुछ दिन वहां रह आऊंगी। विशाल अपनी माँ सविता जी से मिलने 4 दिनों बाद ही आ गया। बेटे को देखते ही बूढ़ी माँ की आंखें खिल उठी। अम्मा झट से अपने बेटे के लिए खाना बनाने लगी। बेटे की आने की खुशी इतनी थी कि अम्मा बीमारी, कमजोरी सब भूल गई और विशाल की मनपसंद पूरी भाजी बनाने लगी। लेकिन जब अम्मा भाजी बनाने लगी तो आंखें कमजोर होने के कारण मालूम ही नहीं पड़ा कि कितना पानी डाल दिया है। पूड़ियां बनाई तो कहीं से मोटी, कहीं से पतली, और कांपते हाथों से जैसे ही तेल में तलने लगी तो तेल के छींटे हाथों पर आ गिरे और छाले पड़ गए। थोड़ा ठंडा पानी डालकर विशाल ने अपनी माँ के हाथों को थोड़ा बहुत आराम दिया तो अम्मा अपराध भाव से बोली, क्या करूं बेटा, बेटा बुढ़ापे में हाथ पांव तो ठीक से काम कर ही नहीं पाते। अब तो आंखें भी धीरे धीरे जवाब देने लगी है। अपने लिए तो जैसे तैसे 2 रोटी बनाकर गुजारा कर लेती हूँ, पर तेरे खाने लायक खाना तो मैं न बना सकी, मुझे माफ करना बेटा। तो विशाल बोला, क्या माँ, अच्छा भला तो बनाया है, कितने समय बाद तुम्हारे हाथ से पूरी भाजी खाई है, मजा ही आ गया। अम्मा का दिल रखने के लिए विशाल ने कहा और आधा अधूरा पेट भरकर ही उठ गया। फिर मन ही मन उसने तय किया कि अब वह अपनी अम्मा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसा सोचते हुए उसने अम्मा को साथ चलने को कहा तो अम्मा उसे मना न कर पाई और दूसरे ही दिन गांव वालों को अलविदा कहते हुए सविता जी बड़े शौक से अपने बेटे के साथ शहर चल पड़ी। बेटा बहू और पोता पोती के साथ बुढ़ापा सुख से कटेगा, यह सोच सोचकर सविता जी स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही सविता जी बेटे के घर पहुंची, उन्हें इस बात का जल्दी ही एहसास हो गया कि उन्होंने शहर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें देखते ही उनकी बहू कमला का तो मुंह उतर गया। बड़े ही अनमने ढंग से उसने उनके पांव छुए। पोता पोती से मिलने का जोश भी वहीं खत्म हो गया जब दोनों ने आकर नमस्ते की औपचारिकता पूरी की और बिना कोई बात किए तुरंत खिसक गए। अपने बेटे के घर में ऐसा रूखा स्वागत पाकर सविता जी हक्की बक्की खड़ी रह गई। उसी समय बहू की जोरदार आवाज सुनकर वह सिहर सी गई। बहू काम वाली बाई से कह रही थी
कि पीछे वाले छोटे कमरे में से सारा काबाड़ का सामान बाहर निकालो और वहां पर सफाई करके अम्मा के लिए पलंग बिछा दो। बाथरूम पास में ही है तो अम्मा को तकलीफ नहीं होगी। फिर सोफे की तरफ इशारा करते हुए अम्मा को कहा, यहाँ बैठ जाओ अम्मा, चाय पियोगी? हैरान अम्मा ने हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद ही बाई चाय की ट्रे और नाश्ता लेकर अम्मा के पास आ गई। चाय पी लीजिए अम्मा जी। सविता जी इधर उधर देखते हुए बोली, कोई नजर नहीं आ रहा, सब लोग कहाँ गए? तो बाई ने बताया कि साहब का तो पता नहीं, पर कमला मैम सब तो अपनी सहेली के यहाँ किटी पार्टी में गई हैं और बच्चे दोस्तों के साथ बाहर निकल गए हैं। अकेले बैठकर उदास भाव से चाय के गुड़ भरते हुए सविता जी सोचने लगी, क्या मैं केवल इसी चाय की खातिर यहाँ आई थी? सविता जी शहर में तो आ गई थी, लेकिन अकेलेपन का दंश हमेशा उन्हें डसता रहा। उन्हें हर पल उपेक्षा का अनुभव होता रहा। हालांकि उनका बेटा विशाल उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता, दिन में एक बार आकर उनका हालचाल भी पूछता था, लेकिन उसके पास भी ज्यादा समय नहीं होता था कि वह अपनी अम्मा के पास बैठ सके। सविता जी के खाने पीने और कमरे की साफ सफाई का ख्याल काम वाली बाई ही रखती थी। पोता पोती को तो उनसे कोई मतलब था ही नहीं, और अगर विशाल अपनी पत्नी कमला को अम्मा का ख्याल रखने को कहता तो वह उल्टा उस पर ही भड़क पड़ती थी। अच्छी भली गांव में रह रही थी, क्या जरूरत थी उस मुसीबत को लाकर मेरे सिर पर रखने की? इस बात पर अक्सर उनका झगड़ा हो जाता था। अब तो विशाल ने उसे कुछ कहना ही छोड़ दिया था। ले देकर पूरे घर में एक काम वाली बाई चंपा ही थी जो सविता जी के साथ थोड़ा हंस बोल देती थी। वह एक दयालु महिला थी जो अम्मा जी के अकेलेपन को भली भांति समझ सकती थी। उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए वह यहाँ नौकरी कर रही थी। काम करते हुए कभी अपना हालचाल बता देती थी तो कभी अम्मा जी का हालचाल सुन लेती थी। उसके साथ अम्मा जी का भी दिल लगा रहता था, लेकिन कमला को उनकी यह बात भी पसंद नहीं थी। अक्सर वह नाक भौं सिकोड़ती हुई ऊंची आवाज में उन्हें सुनाती, जैसा स्टैंडर्ड है वैसे ही लोगों के साथ ही तो बातें करेंगे। बातें करने के लिए अब काम वाली बाई ही मिली थी। न जाने कहां से लाकर इस गंवार को यहाँ बिठा दिया गया है। बहू की यह बात अम्मा के दिल में तीर सी चुभ जाती थी, लेकिन फिर भी अपमान के कड़वे घूंट को चुप करके पी जाती, किसी से भी कुछ न कहती। एक दिन जब चंपा काम पर नहीं आई तो अम्मा बेचैन हो गई। आखिर उसके अलावा और कौन था जो उनके पास हंसने बोलने वाला था? वह दिन अम्मा ने बड़ी मुश्किल से गुजारा। जब अगले दिन चंपा काम पर आई तो अम्मा ने न आने का कारण पूछा। अम्मा के पूछते ही उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे और रोते हुए बोली, कल मेरे बच्चों को गंभीर चोट आ गई थी तो अस्पताल में दाखिल करवाया था। डॉक्टर ने बहुत खर्चा बता दिया है, इतना तो मेरे पास भी नहीं है। समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। उसकी बात सुनकर अम्मा को उस पर दया आ गई। अगले दिन सुबह जब उनका बेटा विशाल ऑफिस जाने से पहले उनसे मिलने आया तो सविता जी ने बाई की मदद करने के लिए उससे कुछ पैसे मांगे तो विशाल बोला, अम्मा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं कमला से कह देता हूँ, वह आपको पैसे दे देगी। इतना कहकर विशाल तो चला गया। अभी थोड़ी देर हुई थी कि उनकी बहू कमला पैर पटकते हुए कमरे में आ गई। क्यों माँ, हमने कौन सी कमी छोड़ दी थी जो आपको पैसों की जरूरत पड़ गई? लेकिन जैसे ही अम्मा जी ने काम वाली बाई की बात की तो कमला भड़क उठी। हाँ, बड़ी जायदाद छोड़कर गए हैं बाबूजी हम लोगों के लिए, जो अब काम वाली बाई पर लुटाना बाकी रह गया था। अब ऐसे ही काम वाली बाई हर महीने अपनी तनख्वाह लेती है, उससे ज्यादा मैं किसी को भी 1 रुपया फालतू नहीं देने दूंगी। और अम्मा आप कान खोलकर सुन लीजिए, अपने काम से मतलब रखा कीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस बात पर कमला ने अपनी बाई चंपा को भी खूब फटकार लगाई।
बहू का यह रूप देखकर अम्मा को तो जैसे पत्थर की तरह जड़ होकर अपनी कुर्सी पर ही बैठी रह गई। अम्मा जब से आई थी तब से कमला की आंखों में खटक रही थी। अक्सर वह अपने पति से भी कहती कि अम्मा को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, यही ठीक होगा कि आप उन्हें गांव वापस छोड़ दो ताकि मैं वहां अपने हम उम्र के लोगों के साथ समय बिता सके। लेकिन विशाल अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन जब विशाल अपने ऑफिस से घर लौटा तो कमला को नोटों की गड्डी देते हुआ बोला, कमला ये संभाल कर रख लो, पूरे 2 लाख हैं। कमला ने अपनी अलमारी में वह पैसे रखे और अलमारी को बिना ताला लगाए चली गई। अगले दिन ही घर में जैसे हंगामा सा हो गया। जब विशाल ने अपनी पत्नी से पैसे मांगे तो कमला बोली, मैंने तो पैसे अलमारी में ही रखे थे, लेकिन अब वह मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं। फिर विशाल बोला, अरे तुमने कहीं रखे होंगे, जरा ध्यान से देखो, आखिर पैसे गए तो कहाँ गए? तो कमला ने तिरछी नजरों से अम्मा की ओर देखते हुए कहा, बच्चे तो पैसे उठाने से रहे, अब हम दोनों के अलावा एक ही जन बचता है जो इस घर में पैसे उठा सकता है। और वैसे भी कुछ दिनों पहले तुम्हारी अम्मा चंपा को देने के लिए तुमसे पैसे भी मांग रही थी। मुझे तो लगता है कि कमला की यह बातें सुनकर विशाल को बहुत गुस्सा आया और चिल्लाते हुए बोला, कमला तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? माँ भला अपने ही घर में पैसों की चोरी क्यों करने लगी? और वैसे भी मेरा सब कुछ उनका ही है। विशाल बहुत परेशान था कि आखिर पैसे गायब कहाँ हो सकते हैं। उन दोनों ने पूरा घर छान मारा लेकिन पैसे कहीं नहीं मिले। तभी कमला बोली, विशाल एक बार मेरी बात मानो, अपनी माँ के कमरे की तलाशी लो। मुझे तो लगता है कि पैसे वहीं से मिलेंगे। अगर तुम तलाशी नहीं लेते तो मैं ले लूंगी, लेकिन चोर बचकर नहीं जाएगा। इतना कहते हुए कमला अम्मा जी के कमरे में घुस गए तो अम्मा बोली, बहू यह तुम क्या कर रही हो? मेरा यह सारा सामान यहाँ वहाँ क्यों फेंक रही हो? तभी कमला ने कहा, अम्मा जी आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दो। ऐसा कहते ही कमला ने अम्मा का संदूक खोला तो सारे कपड़े जमीन पर फेंक दिए। उसी समय नोटों की 2 गड्डियां भी निकल आई। यह देखते ही विशाल चौंक गया और वो तमतमाते हुए बोला, माँ मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम यह हरकत करोगी। अगर पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो मुझे बोल दिया होता। फिर कमला बोली, यह क्या, यहाँ तो केवल 1 लाख पड़े हैं। मुझे लगता है बाकी का 1 लाख काम वाली को दे चुकी है तुम्हारी माँ। तभी चंपा बोली, नहीं मैम साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। उसके लाख कहने पर भी कमला नहीं मानी और उसे काम से निकाल दिया। विशाल अपनी नजरें झुकाए ऑफिस के लिए निकल गया और बूढ़ी अम्मा मन ही मन रोती रही। खुद से आंख मिलाने में भी उसे शर्म आ रही थी और फिर सोचने लगी, कितना बड़ा कलंक आज बहू ने मेरे माथे पर लगा दिया। और मेरा वह बेटा जिसे पाल पोस कर बड़ा करने में मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, उस बेटे ने मुझ पर चोरी का इल्जाम भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। बूढ़ी माँ की आत्मा चीख उठी थी। दिल में तूफान सा उठ रहा था लेकिन ऊपर से वह बिल्कुल चुप थी। कभी कभी विशाल के दिमाग में भी आता कि उसकी माँ ऐसा नहीं कर सकती। वह अपनी पत्नी को भी यह बात समझाना चाहता था। एक आध बार उसने कमला से इस बारे में बात भी की लेकिन कमला कहाँ मानने वाली थी। एक दिन कमला ने कहा, विशाल बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, अब मेरा तुम्हारी माँ के साथ गुजारा नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि तुम उनको गांव वापस छोड़ आओ ताकि वह भी खुश रहे और हम लोग भी। फिर विशाल बोला, कमला तुम पागल हो गई हो क्या? गांव में मुझे सब बड़े अफसर के नाम से जानते हैं और अगर मैं अपनी बूढ़ी माँ को ऐसी हालत में गांव में अकेले छोड़ कर आऊंगा तो मेरी कितनी बदनामी होगी। सब मुझ पर थू थू करेंगे और वैसे भी माँ की जो हालत है उन्हें अकेला छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर कमला ने कहा, तो ठीक है, गांव नहीं छोड़ सकते तो अम्मा को वृद्धाश्रम छोड़ आओ, लेकिन मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती। उनके साथ रहकर हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? बस
फिर क्या था, अगले दिन विशाल अपनी माँ के कपड़े पैक करते हुए बोला, माँ, मेरी एक वृद्धाश्रम में बात हो चुकी है। कल सुबह मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आऊंगा। अब आप वृद्धाश्रम में ही रहेंगी। विशाल ने देखा तो अम्मा की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और केवल इतना ही बोलती जा रही थी कि बेटा, मुझे नहीं पता था कि तेरे पैसे मेरे संदूक में कैसे आ गए। वृद्धाश्रम जाते समय पूरा रास्ते अम्मा यही बस बोलती रही कि बेटा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहती हूँ। मैं घर के किसी कोने में ही पड़ी रहूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तेरे बाबूजी के जाने के बाद तू ही तो मेरा केवल एक सहारा है। अब तू भी मुझे ऐसे छोड़ देगा तो मैं कैसे जीऊंगी। अम्मा गिड़गिड़ाती रह गई, लेकिन विशाल ने अपनी पत्नी की बातों में आकर माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और वापस कभी पलटकर भी नहीं देखा। वापस आकर विशाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया और अम्मा को वृद्धाश्रम भेजकर कमला के कलेजे को भी ठंडक पहुंच गई थी। आज अम्मा को वृद्धाश्रम में पूरे 2 महीने हो चुके थे। इस दौरान अम्मा ने विशाल से फोन पर बात करने की 2 बार कोशिश की, परंतु दोनों ही बार कमला ने फोन उठाया और यह कहकर फोन काट दिया कि वो किसी काम से बाहर गए हैं। आज ऑफिस जाने को विशाल तैयार ही हुआ था कि तभी उसके पास फोन आया। मिस्टर विशाल, आपकी माताजी की मृत्यु हो चुकी है। माँ की मृत्यु की खबर सुनकर विशाल स्तब्ध रह गया और तुरंत वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़ा। जैसे ही विशाल अपनी पत्नी के साथ वृद्धाश्रम पहुंचा तो अम्मा के मृत शरीर को जमीन पर लिटाया जा रहा था, लेकिन विशाल ने देखा कि मृत होते हुए भी उसकी माँ दोनों हाथों से एक तस्वीर को अपने सीने से चिपकाए हुए थी और माँ की दोनों बाजुएं ऐसे ही अकड़ चुकी थी। फिर एक बूढ़ी महिला विशाल के पास आई और बोली, क्या तुम ही इस बदनसीब माँ के बेटे हो? तो विशाल ने हाँ में सर हिला दिया। फिर वह बोली, बेटा, तुम्हारी माँ जब से यहाँ आई थी तब से गुमसुम सी रहती थी, बस तुम्हारी तस्वीर को सीने से लगाई कुर्सी पर बैठी रहती थी और दिन रात तुम्हारा इंतजार करती रहती थी। लेकिन फिर वह बूढ़ी औरत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ, एक भली औरत अपने बेटे के साथ जरूर उनसे मिलने आती थी। उसे देखते ही तुम्हारी माँ के चेहरे पर खुशी आ जाती थी। अक्सर तुम्हारी माँ के लिए घर से खाना बनाकर लाती थी और बड़े स्नेह के साथ अपने हाथों से खिलाती थी। लेकिन उसके जाते ही वह फिर से गम के गहरे समंदर में गोते खाने लगती थी। किसी औरत और उसके बेटे का नाम सुनकर विशाल चौंक गया कि आखिर वह औरत कौन थी। फिर वह वृद्ध महिला बोली, अकेली बैठकर आंसू बहाती हुई केवल एक ही बात करती थी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। कल रात को भी वह इसी तरह बैठी थी। जब मैं सुबह उठी तब भी वह ऐसे ही बैठी हुई थी। जैसे ही मैंने जाकर तुम्हारी माँ को थोड़ा हिलाया डुलाया तो उसी समय तुम्हारी माँ कुर्सी से नीचे गिर गई। मैंने वृद्धाश्रम के संचालक को सूचना दी थी कि डॉक्टर को बुलवाया गया। जांच करवाई तो पता चला कि तुम्हारी माँ तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तभी उस वृद्ध महिला ने विशाल को एक चिट्ठी पकड़ाई और बोली, बेटा, यह पत्र तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लिखा था। इसमें तुम्हारी माँ ने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की है। विशाल अपनी माँ का लिखा हुआ आखिरी खत पढ़ने लगा, लेकिन उस पत्र में जो लिखा था पढ़ते ही विशाल को एक गहरा झटका लगा। एक ओर उसे अपनी माँ के साथ किए गए व्यवहार पर शर्म आ रही थी, तो दूसरी ओर उसकी आंखें अंगारे उगलने लगी थी। वह पत्र पढ़कर विशाल अपनी माँ की मृतदेह से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा, अम्मा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी, कभी आपको समय नहीं दिया और आज मुझे समझ में आया है कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। उसके बाद अम्मा के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। बड़ी दुखी मन से विशाल ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और लगातार आंसू बहाते हुए अपने घर को लौट आया। विशाल की पत्नी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पत्र को पढ़ते ही अचानक विशाल को क्या हो गया था। वह ऐसा व्यवहार क्यों करने लगा था?
कमला ने विशाल के आंसू पोंछते हुए कहा। विशाल, खुद को संभालो, मरकर कोई वापस नहीं आता और इस सच को बदला नहीं जा सकता। तभी विशाल गुस्से से कमला को देखने लगा और उसका हाथ झिड़कते हुए बोला, मैं जानता हूँ मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और मैं चाह कर भी उनसे नहीं मिल सकता, लेकिन जब वह इस दुनिया में थी उन्हें मेरे साथ की जरूरत थी। वह मुझसे बातें करना चाहती थी, तब भी मैं उन्हें समय नहीं दे पाया और यह सब केवल तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुमने मेरी माँ के खिलाफ ऐसी साजिश रची और मेरे माँ के प्रति मेरे मन में इतना जहर घोल दिया कि न चाहते हुए भी मैंने उन्हें खुद से दूर कर दिया। अपने अंतिम समय तक वह बस एक ही बात कहती रही कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। मैंने विश्वास किया तो सिर्फ तुम पर, और तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया आज। विशाल के मुंह से यह बातें सुनकर कमला हैरान सी रह गई। उसी समय विशाल ने कमला की माँ को फोन लगाया और बोला, जल्दी से आइए और ले जाइए अपनी बेटी को, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी कमला जोर से चिल्लाई, विशाल, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो और मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? बताते क्यों नहीं, आखिर हुआ क्या है? तभी विशाल ने कहा, बस थोड़ी देर और, अभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। थोड़ी देर में कमला की माँ अपने बेटा बहू को साथ लेकर तमतमाते हुए उसके घर आ गई। फिर उसकी माँ गुस्से से बोली, आखिर तुमने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा बोलने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ? उसी समय विशाल चिल्लाया, जो आप लोगों के बस में हो आप वह करो, लेकिन अब यह औरत मेरे घर में नहीं रहेगी। आप जानते भी हैं कि आपकी बेटी ने क्या किया है। विशाल की गुस्से भरी जोरदार आवाज सुनकर कमला की माँ थोड़ी शांत होते हुए बोली, लेकिन बेटा, ऐसा भी क्या कर दिया कमला ने कि तुम उसे घर से ही निकाल रहे हो? सासू माँ, अगर मेरी बात का इतना ही गुस्सा आ रहा है तो अपनी बेटी से ही क्यों नहीं पूछ लेती? तभी उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा, जो सबसे नजरें चुराकर इधर उधर देख रही थी। फिर विशाल बोला, ठीक है, अगर यह नहीं बताती तो मैं बताता हूँ कि आखिर उसने क्या किया है। दरअसल आपकी बेटी की आंखों में मेरी माँ शुरू से ही खटक रही थी। इतने समय तक मैं अपनी माँ से अलग रहा तो केवल आपकी बेटी की वजह से, और अब उनके वृद्धावस्था में जब मैं उन्हें अपने घर लेकर आया तो आपकी बेटी ने ऐसे घिनौनी चाल चली जिसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी उसे कभी माफ नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए विशाल ने अपनी सास को अपनी माँ का लिखा हुआ वह पत्र दिखाया और कहा, यह पत्र मेरी माँ ने अपने अंतिम समय में लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने दिल की एक एक बात कही है। पत्र में लिखा है, मेरे प्यारे बेटे विशाल, सदा खुश रहो। बेटा, जीते जी तो तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे मरने के बाद जब तुम यह मेरा खत पढ़ोगे तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होगा। दरअसल जिस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी उसी दिन से तुम्हारी पत्नी ने मुझसे सही ढंग से बात ही नहीं की। बात करना तो दूर, वह तो आए दिन मुझे ताने ही सुनाती थी। जब मैंने काम वाली बाई को देने के लिए तुमसे पैसे मांगे और तुम बहू को यह जिम्मेदारी देकर ऑफिस चले गए तो बहू ने मुझे खरी खोटी सुनाई। उसे मैं बयां नहीं कर सकती, लेकिन मुझे एक मजबूर विधवा माँ के लाचारी पर दया आ रही थी। इसीलिए मैंने उसे अपने सोने की अंगूठी दे दी ताकि उसे बेचकर वह अपने बच्चे का इलाज करवा सके। लेकिन वह इतनी स्वाभिमानी महिला निकली कि मेरा कर्ज चुकाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और पैसे इकट्ठे किए। जैसे ही उसे पता चला कि तुम लोगों ने मुझे वृद्धाश्रम में भेज दिया है, वह मेरा कर्ज चुकाने के लिए यहाँ तक चली आई। अरे वह तो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं ही यह कहकर मना कर दिया कि एक दिन मेरा बेटा विशाल मुझे लेने जरूर आएगा। बेटा, जिस दिन तुम्हारे पैसे गायब हुए थे उससे एक दिन पहले तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद कमला मेरे पास आई और कहने लगी
कि अम्मा यूं बैठे बैठे तो हड्डियां जाम हो जाएंगी, शरीर को थोड़ा चलाते रहना चाहिए। और ऐसा कहते हुए उसने चंपा के साथ मुझे पार्क में टहलने के लिए भेज दिया। लेकिन मैं भी इतना नहीं समझ पाई कि जो बहू मुझसे बात तक नहीं करती थी, उसे आज मेरी इतनी चिंता कैसे होने लगी। वह मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि बहू मेरे खिलाफ ऐसी चाल भी चल सकती है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे पैसे मेरे संदूक में रख कर मुझ पर अपनी काम वाली बाई पर ही चोरी का इल्जाम लगा देगी। पत्र पढ़ते पढ़ते विशाल रोने लगा और फिर बोला, सासू माँ, यह तो मैं जानता था कि आपकी बेटी मेरी माँ को पसंद नहीं करती, लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए कितनी नीच हरकत पर उतर आएगी, यह मैं नहीं जानता था। तभी कमला की माँ बोली, नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तो विशाल ने कहा, सासू माँ, यह बात तो बिल्कुल सच है, और यह उस दिन की बात है जब आपने अपनी बेटी को सोने की चेन दी थी। सोने की चैन का नाम सुनते ही कमला की माँ बोली, नहीं बेटा, मैंने तो कमला को कोई सोने की चैन नहीं दी है। फिर विशाल ने कहा, अच्छा पूछिए अपनी बेटी से, तो उसने तो मुझे अपनी नई सोने की चैन दिखाते हुए यही कहा था कि यह मेरी माँ ने दी है। इतनी बात सुनते ही कमला के पसीने छूटने लगे। फिर विशाल ने कहा, सच सच बताओ कमला, वह चैन तुमने 1 लाख रुपये से खरीदी थी ना, जो गायब हुए थे। यह सुनकर कमला के भाई भाभी बड़ी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। सबकी नजरें कमला पर थी, लेकिन कमला नजरें झुकाई चुपचाप खड़ी रही। फिर कमला की माँ आगे बढ़ी और गुस्से में उसके गाल पर झन्नाटेदार तमाचे दे मारे। फिर विशाल ने कहा, मैं ही बेवकूफ था जो अपनी माँ की बात नहीं सुनी। मैं तो तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतना भी नहीं सोच पाया कि अम्मा के 2 संदूक थे, और तुम्हें कैसे पता चला कि उन्होंने किस संदूक में और कहाँ पैसे छुपाए हैं, जो संदूक खोलते ही तुमने पैसे निकाल लिए। फिर विशाल ने पत्र पढ़ते हुए कहा कि मेरी माँ ने आखिरी इच्छा लिखते हुए कहा है कि उसका गांव वाला मकान काम वाली बाई चंपा के नाम कर दिया जाए, ताकि अंतिम समय में जो उसने मेरी माँ की सेवा की है, मैं उसका कर्ज चुका सकूं। और अंत में उन्होंने लिखा कि इस पत्र को लिखने का उनका उद्देश्य किसी को गुनहगार साबित करना नहीं था, बल्कि खुद को बेगुनाह साबित करना था। और वह चाहती थी कि मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताऊं, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। यह सब पढ़ते पढ़ते विशाल फूट फूट कर रोने लगा और यह कहते हुए जमीन पर बैठ गया कि अगर मैंने अपनी माँ को ना छोड़ा होता तो आज वह मेरे सामने सही सलामत होती। काश मैंने एक बार उनकी बातों पर भरोसा किया होता। उसे ऐसे रोते देखकर कमला की माँ की आंखों में भी आंसू आ गए और बोली, ऐसी बेटी होने से तो अच्छा है कि मेरी कोई बेटी ही ना होती। तभी उसका भाई गुस्से से बोला, ऐसी घटिया हरकत करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मैं और तेरी भाभी माँ के साथ यह सब करें तो तुझे कैसा लगेगा। और एक और तेरी सास थी जिसने एक गरीब की मदद करने के लिए अपने सोने की अंगूठी दे दी, वहीं दूसरी ओर तुम हो जिसने एक सोने की चैन खरीदने के लिए अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए ऐसी हरकत कर डाली। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। विशाल को हौसला देते हुए उसकी सास बोली, बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही होगी, और जो तुम्हारी माँ के साथ बीता है वह भूलना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी को एक मौका दे दो। और तुम्हारी माँ की तो यही इच्छा थी कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रहो। आज कमला को पछतावा हो रहा था कि आखिर क्यों उसने खुद से अपनी गृहस्थी में आग लगा दी, क्यों उसने अपनी सास के साथ इतना गलत व्यवहार किया, जिसके कारण उन्होंने इतना दुख सहा। अंतिम समय में अम्मा की सेवा करके चंपा ने जो उन पर उपकार किया था, उसे मानते हुए विशाल ने माँ का गांव वाला मकान चंपा के नाम पर कर दिया।
अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए विशाल ने कमला को घर में रख तो लिया, लेकिन कभी उसे माफ नहीं कर पाया। कमला ने पूरी कोशिश की कि वापस विशाल के दिल में अपनी जगह बना सके, लेकिन शायद यह अब संभव नहीं था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? इसीलिए तो सच ही कहा गया है ना कि लाखों डिग्रियां पाने का क्या मतलब है जब अपनी बूढ़ी माँ की आंसू ना देख सके।